हाँ जी, राधे राधे दोस्तों। कामना करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे, प्यारे होंगे और उछल रहे कूद रहे होंगे। तो हमारा जो चल रहा है 10th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और उसका जो हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, रासायनिक समीकरण की अब लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी, कैसे लिखते हैं, सब कुछ देखा, अच्छे से समझाया। जिसने नहीं देखी है वो जा कर के देख सकता है। ठीक है जी। अब उसकी हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम स्पेशली देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। यानी कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण है, उसको हम देखेंगे बैलेंस्ड करना। बैलेंस का मतलब आप जानते ही हैं, संतुलित करना। देखिए, सबसे बड़ा फैक्ट, एक महान आदमी थे। कौन थे? उनका नाम बताता हूँ, एंटनी ए लेबोजर। इनको हम हिंदी में इनका नाम थोड़ा बिगाड़ दिया है, कई बार हम इनको बोल देते हैं एंटनी लेबोशिए, कई बार बोलते हैं एंटनी लेबोजियर, लेबोजाइयर, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इनका नाम है एंटनी लेबोजियर, लेबोशिए भी बोल देते हैं इनको। ठीक है। इन्होंने बड़े ही मेहनत के बाद, अध्ययन के बाद एक नियम दिया था, नियम पारित किया था, जो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन लॉ। क्या था? मास कंजर्वेशन लॉ। क्लियर? तो इन्होंने इस नियम में क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में भाग लेने वाले तथा बनने वाले उन दोनों पदार्थों में जो है उनका द्रव्यमान है वो फिक्स रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि जितना पदार्थ हम उस रासायनिक अभिक्रिया को करते वक्त डाल रहे हैं, जितना वेट डाल रहे हैं, जितना द्रव्यमान डाल रहे हैं, उतना ही द्रव्यमान हमें लास्ट में उत्पाद के रूप में प्राप्त होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? क्या कहा है इन्होंने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद है उसका द्रव्यमान हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? अभिकारक के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये बैलेंस बिगड़ा तो सब बिगड़ा। इनका तो साफ कहना था, किसी के बाप की औकात नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को और उत्पादों के वेट को गड़बड़ कर सके। यानी कि ना तो अभिक्रिया का सृजन किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। जितना भी द्रव्यमान है अभिकारकों का, जितना द्रव्यमान आप ले रहे हो रिएक्टेंट का, उतना ही द्रव्यमान हमें नियत रूप से, कांस्टेंट रूप से उत्पाद में प्राप्त होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? तो एक प्रकार की हमारी तराजू हो गई, इसमें तोल करके जितने अभिकारक हम यहाँ डाल रहे हैं उतने ही उत्पाद हमें, उतने ही द्रव्यमान के उत्पाद हमें प्राप्त होना चाहिए। यही हमारे एंटनी लेबोजाइयर साहब का कहना था, जिनका एक नियम है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या मास कंजर्वेशन लॉ जिसको बुलाते हैं। क्लियर? जिसका साफ कहना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, वो हमेशा नियत रहेगा। क्लियर? अब एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मुझे चाय बनानी है, तो चाय में मैंने क्या लिया? मान लीजिए मैंने सबसे पहले तो 60 ग्राम पानी लिया। क्या लिया? जल। ठीक है जी। उसमें मैंने 4 ग्राम चाय पत्ती डाल दी, 1 ग्राम मैंने इलायची डाल दी। ठीक है जी। 6 ग्राम मैंने उसमें चीनी डाल दी, और भी मान लीजिए 5 ग्राम और लिख दीजिए कि 5 ग्राम मैंने
अदरक, लौंग और भी कोई औषधि डालनी हो वो सब कुछ डाल दें। ठीक है, मुझे चाय बनानी है, मुझे चाय बेहद पसंद है, ऐसी गर्मी में भी पसंद है। उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या लिया, केटली में 60 ग्राम पानी लिया, उसमें मैंने 6 ग्राम चाय पत्ती डाली, 1 ग्राम इलायची डाली, 6 ग्राम चीनी डाली और भी कुछ औषधि जैसे कि अदरक, लौंग, लहसुन वगैरह सब कुछ मैंने 5 ग्राम डाल दिया। तो कंप्लीट मैं कितना अभिकारक लगा रहा हूँ अपनी चाय में, कितना इनपुट डाल रहा हूँ अपनी चाय में, कितना कुल द्रव्यमान मैं यूज कर रहा हूँ अपनी चाय में, तो इसको टोटल कर देते हैं। 60, 4, 64, 64, 1, 65, 65, 6, 71, 71 और 5, 76, 76 ग्राम। कितना जी? 76 ग्राम। ये मेरा टोटल इनपुट है अभिकारकों का जो मैं चाय बनाते वक्त डाल रहा हूँ। तो मेरा मेन फोकस ये है, और लेवोजायर साहब का मरने से पहले जो कहना था यही था कि इतना सामान डालने के बाद जो मुझे केटली में चाय मिलेगी वो 76 ग्राम ही मिलनी चाहिए। बस ये है उनका कहना कि जितना आप अभिक्रिया में अभिकारक लगा रहे हो, जितनी उनका द्रव्यमान है वो नियत रहना चाहिए, ना तो वो विनाश होना चाहिए, ना ही उसका निर्माण होना चाहिए, यानी कि ना तो वो ऐड हो जुड़े कुछ और, ना ही उसमें से कुछ घटे कम हो। क्लियर? ताकि ये तराजू का बैलेंस बना रहे। अगर अभिकारक ज़्यादा हो गए, उत्पाद कम रह गए तो तराजू इधर हो जाएगी, अभिकारक गिर जाने, और अभिकारक ज़्यादा हो गए तो ये गिर जाना। समझ गए? तो कोई भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए, वो बैलेंस रहना चाहिए। यही कहना था हमारे लेवोजियर साहब का, और उनका नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जिसका साफ कहना है जितना तुम इनपुट डाल रहे हो, जितना तुम अभिकारक लगा रहे हो, उतना ही तुम्हें उत्पाद चाहिए। क्लियर? ठीक है। उसके अलावा संतुलित रासायनिक समीकरण का और क्या महत्व है? सबसे बड़ा महत्व, सबसे बड़ा कारण तो यही था। ठीक है जी। उसके भी अलावा जब हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो कोष्टक में उन पदार्थों के पीछे उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं। क्या लिखते हैं? भौतिक अवस्था लिखते हैं भैया। जैसे अगर कोई पदार्थ मेरा सॉलिड है, ठोस है, तो उसके पीछे मैं कोष्टक में लिख दूंगा एस छोटा सा। अगर वो द्रव अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो मैं उसके पीछे छोटा सा लिख दूंगा एल। अगर वो गैस अवस्था में है तो मैं उसके पीछे कोष्टक में छोटा सा लिख दूंगा जी। और अगर वो जलीय अवस्था में, यानी कि जल में घुला हुआ प्राप्त हुआ है, तो उसके पीछे मैं क्या लिखूंगा? अगर एक्वस प्राप्त हुआ है, यानी कि जलीय रूप में प्राप्त हुआ है, लेकिन ये हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो? तो मैं कोष्टक में क्या लिखूंगा? उसके ए क्यू। जब हम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया चालू हुआ है, अभी ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, अभी बस समझिए कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, क्यों आवश्यक है ये करना, आखिर ये 40 मिनट का लेक्चर क्यों देखा जाए, क्यों हम अपना टाइम बर्बाद करें। तो उसके लिए ज़रूरी है जानना कि कितना आवश्यक है भैया आपका पढ़ना, समझना। क्लियर? तो हमारे लेवोजियर साहब का कहना था बस इतना कि कोई भी द्रव्यमान का ना तो विनाश हो, ना ही निर्माण हो, वो जितना तुम डाल रहे हो उतना ही प्राप्त होना चाहिए, नुकसान ना फायदा। जैसे अभी मैंने चाय बनाई, मुझे इतनी ही चाय चाहिए जितना मैंने अटरम सटरम उसमें डाला है। क्लियर? तो दूसरा कारण, दूसरा फायदा या नुकसान या महत्व क्या है कि हमें रासायनिक समीकरण से उसमें भाग लेने वाले तथा बनने वाले, यानी कि अभिकारक व उत्पाद की जो भौतिक अवस्थाएं हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट है, वो हमें जानने को मिल जाती है बिना मेहनत के। सेकंड फायदा। उसके अलावा कि जो अभिक्रिया की अवस्थाएं हैं, कि हमारी जो रिएक्शन है उसकी परिस्थिति, जैसे ताप, दाब, और याद आ गया होगा आपको उत्प्रेरक, कैटालाइट इत्यादि जानने को मिल जाते हैं कि इस अभिक्रिया में
अगर हमें किसी दाब को लगाने की आवश्यकता पड़ी है तो वो कितना दाब था, अगर हमें बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ी है तो वो कितना ताप था, और अगर उस अभिक्रिया को करने के लिए किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ी है बाहर से डालने की, तो वो उत्प्रेरक क्या था। चलिए, उत्प्रेरक मैं समझा चुका हूँ, आप फिर से समझना, समझिए। उत्प्रेरक भैया एक ऐसा प्राणी है जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेगा, लेकिन उस अभिक्रिया की दर को, उसके वेग को इतना बढ़ा देगा कि शांतिपूर्वक बहुत ही जल्दी से पूरी की पूरी अभिक्रिया संपूर्ण हो जाए। एक एग्जाम्पल भी दिया था, मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ कोई खड़ा है, एक आप खड़े हो, आप चाहते हो कि हम दोनों में ऐसी हो कि मार काट मच जाए, एक ही बचे या दोनों खत्म हो जाए। क्लियर? तो आप डायरेक्ट बीच में तो आओगे नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो भाग लोगे नहीं, क्योंकि आपको भी खतरा है कि आपका मुंह, दांत, टांग कुछ भी टूट सकता। तो आप बन गए भैया उत्प्रेरक कैटालाइट। तो आप क्या करोगे, पहले हम दोनों को भड़काने की कोशिश करोगे धीरे धीरे, अरे अजय तेरे बारे में यो कह रहा हूँ, उससे बोलोगे कि भैया तेरे बारे में अजय यूँ कह रहा हूँ। तो हम दोनों में तू मैं स्टार्ट हुई, टेम्परेचर बढ़ा, धीरे धीरे हम हाथ धक्का मुक्की करने लगे, लेकिन आपकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही। अरे नहीं, जब तक हिंसा नहीं तब तक मजा नहीं। तो आपने और मसाला डाला कि अजय तो ही माँ बहन की गाली दे रहा हो भैया। लो, अब तो भैया अजय का हो गया पारा हाई, अजय ने खत्म। तो आप थे उत्प्रेरक जिसने लड़ाई में प्रत्यक्ष रूप से ना हाथ मारा, ना पैर फेंके, ना बीच में आके कोई बचाव किया, कुछ नहीं किया, बस वहाँ दूर खड़े होके वहाँ से कमेंट्री करते रहे, कुछ ना कुछ छौंक लगाते रहे, डालते रहे, कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहे, और हम दोनों इतने उत्तेजित हो गए, इतना पारा हाई हो गया कि हमने एक दूसरे को मार डाला। आप थे उत्प्रेरक कैटालाइट जिसने ना अभिक्रिया में भाग लिया, ना खुद को बिगाड़ा, बस उपस्थित रह करके अभिक्रिया के वेग को, उसके दर को बढ़ा दिया। आप हो उत्प्रेरक। ये होता है उत्प्रेरक। दाब आप जानते हो प्रेशराइज करना, ताप आप जानते हो हीट देना। क्लियर? तो इनकी भी नॉलेज हमें मिल जाती है संतुलित रासायनिक समीकरण से, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। क्लियर बात? तो इतने से हमारे फर्क हैं। उसके भी अलावा एक चौथी बात, हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के रासायनिक सूत्र मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? रासायनिक सूत्र मिल जाते हैं। उसके भी अलावा उस रासायनिक सूत्र में जितने भी परमाणु होंगे, अणु होंगे, उनके नाम, साथ में रासायनिक सूत्र, और भी साथ में उनकी संख्या, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कितने फायदे और चाहिए भैया। अब तो मोटिवेट हो गए होंगे कि हमको रासायनिक सूत्र जो अभिक्रिया है उसको अगर हमने रासायनिक किसमें बनाया, इक्वेशन में लिख दिया है, रासायनिक समीकरण में लिख दिया है, तो उसको संतुलित करना, बैलेंस करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लेवोजायर साहब कह के मर गए कि हमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना है, करना है, करना है। पहला कारण हो गया कि ना तो द्रव्यमान का सृजन होगा न विनाश होगा। दूसरा रीजन कि हमें पदार्थ, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं बड़े ही प्यार से, आसानी से देखने को मिल जाती हैं। तीसरा, उस अभिक्रिया की परिस्थिति, ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिल जाती है। तीसरा कि पदार्थ में भाग लेने वाले सभी पदार्थों के रासायनिक सूत्र, उनके परमाणु की संख्या, उनके भी अणु परमाणु का नाम इत्यादि की जानकारी भली पूर्वक हमें शांति से मिल जाती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक फायदा, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके और समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए हमने H2 हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस की अभिक्रिया कराई तथा जल नारायण, जल देवता का निर्माण किया। क्या रिएक्शन?
जब हमने हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तब हमारे जल नारायण जल देवता का निर्माण हुआ। क्लियर। तो अब इसको एक तो ये सिंपली छोड़ रखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, इधर की तरफ 2, इधर की तरफ ऑक्सीजन कितने 2, इधर की तरफ देखिए एक बार हाइड्रोजन कितने 2, ऑक्सीजन कितना 1। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, संतुलित है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन संख्या 1 है, यहाँ पे 2 हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए सिंपल सा, अभी तो पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी जानता हूँ तो सिंपली कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बड़े प्यार से 2 लिख देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गई और 2 ऑक्सीजन हो गई। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन 2 है, तो 1 2 का मैं यहाँ भी लगा देता हूँ। तो अब देखिए भैया, अब हम देखेंगे कितनी हाइड्रोजन है यहाँ पे, टोटल 4। ऑक्सीजन कितनी यहाँ पे, टोटल 2। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन, टोटल 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितनी हो गई 2। तो अब टोटली बैलेंस है कि नहीं, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2। उसके भी अलावा जब मैं इसको कंप्लीट रूप से संतुलित करूँगा तो इसके पीछे लिखूँगा ना, ये गैस है, ये गैस है और ये लिक्विड है। इतनी जानकारी मिल गई। अगर बाई चांस पहली बार तो शांति से हो जाती है ये क्रिया, लेकिन अगर मुझे जल को तोड़ के ये बनाना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, विद्युत अपघटन। यानी कि हमें इतनी जानकारी मिल जाती कि अगर मुझे जल से, अगर मैं उसको उल्टा कर दूँगा तब बात कर रहा हूँ कि जल से अगर मुझे हाइड्रोजन ऑक्सीजन वापस प्राप्त करनी है तो हमें उसका विद्युत अपघटन करना होता है। तो हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके। अब सबसे पहले चेक करते हैं लेवोज़ियर का जो संपूर्ण है वो नियम पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए हाइड्रोजन का वेट कितना होता है जी, 1। कितने परमाणु हैं यहाँ पे जी, H2 में 2, तो 2 हो गया, 1 + 1 2, और 2 मैंने आगे लगा रखा, तो कितने हो गए जी यहाँ पे 4। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 का कितना होता है जी 16, यहाँ पे कितने हैं 2, तो 32। तो टोटल अभिकारक का जो द्रव्यमान है वो कितना है 36। अब इधर की तरफ चेक करो भैया, पूरे H2O का कितना 2 और 16 18, और 2 आगे लग रहा है तो कितना हो गया भैया 18 × 2 36। तो लेवोज़ियर साहब मरते हुए जो कह के गए थे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालना होनी चाहिए हर हाल में, तो वो हो रही है नहीं। यहाँ पे भी 36 ग्राम, वहाँ पे भी 36 ग्राम। लेकिन अगर ये संतुलित नहीं होता, यानी कि पहले वाली रिएक्शन होती जो मैंने लिखी थी H2 + O2 = जल देवता, तो कितना द्रव्यमान हो रहा है 2 + 32, यहाँ कितने हो गए 34, और इधर की तरफ भैया बस 18। क्या बैलेंस्ड था, क्या द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो रहा था? नहीं। लेकिन जब हमने इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया, जब हमने इस रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर दिया, तो हमारे लेवोज़ियर साहब का द्रव्यमान संरक्षण नियम पालना हो रहा है। अब इधर भी 36 उधर भी 36, पहले कितना था, इधर 34 था उधर 18 था। उसके अलावा दूसरी हमारी जो रिक्वायरमेंट थी कि ये भी मिलती है कि हमें उसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक व उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाए। देख भैया, हाइड्रोजन की मिल गई कि गैस है, ये भी गैस है, और दोनों गैस गुड़ुम शुड़ुम कर करा के क्या बना रहे हैं, द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म का जल, पानी। दूसरी जानकारी। तीसरी जानकारी, अगर अभिक्रिया की कोई परिस्थिति है, ताप दाब उत्प्रेरक, उसकी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि इसमें तो नॉर्मली हो गया था, लेकिन अगर हमें जल को तोड़ करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन। तो जानकारी मिल गई ना परिस्थिति की। उसके अलावा चौथा पॉइंट था मेरा कि पदार्थ जितने भी भाग ले रहे हैं सबके रासायनिक सूत्र मिल जाएंगे। भैया मिल गए, हाइड्रोजन को H2 की, यानी कि परमाणु जो अणु के रूप में पाया जाती है हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में, और उसको H2 कहते हैं। ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, और जल देवता को H2O कहते हैं। अब तक तो हम कहते हैं जल नारायण पिला दो, जल देवता पिला दो, पानी पिला दो, मॉम गिव मी प्लीज वाटर। लेकिन अब पता चल गया ना वाटर को क्या कहते हैं भैया, H2O। किससे मिली है जानकारी, ये मिली हमें रासायनिक समीकरण से। उसके अलावा क्या पॉइंट था मेरा कि उसमें भी पाए जाने वाले परमाणुओं की जानकारी मिल जाती है कि जल देवता
अगर रट भी लिया कि जल देवता में H2O कहते हैं भैया, तो जल देवता में क्या क्या रहता है, हाइड्रोजन रहती है, ऑक्सीजन रहती है, और उसमें भी अगर अंदर जाएं तो संख्या मिल जाएगी कि जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु रहे भैया। तो कितनी जानकारी मिल रही है। एक रासायनिक समीकरण के संतुलित होने पर हमें इतनी जानकारी मिल सकती है सीधे सीधे आसानी से एक बार देखने पे। तो हमें संतुलित करने में हर्ज क्या है, हमारा जाता क्या है। तो इन पॉइंटों को एक बार नोट कर लीजिए। मैं जो 20 मिनट से बकाऊ को कर रहा हूँ, अब हम सीधा सीधा चाहेंगे कि संतुलित करने का एक प्यारी सी विधि, थोड़ी लंबी है, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि। उसके 4-5 चरण हैं, उनसे गुजरेंगे प्यार से, मोहब्बत से, हंसते बोलते, और रासायनिक समीकरण संतुलित करेंगे। ऐसे करेंगे 2 तो उसके बाद जल्दी जल्दी जैसे अभी मैंने किया ना H2O2 को, ऐसे करेंगे 4-5 को, ताकि हमारे 3 नंबर वाला भी और 1 नंबर वाला भी दोनों के दोनों क्वेश्चन फ्री हो जाए। थैंक यू। जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो अभी मैंने जितना कुछ सारा कुछ समझाया आपको कि क्यों हम करने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित, क्यों करने वाले हैं उनको बैलेंस। साफ सीधा फंडा हमारा कि हमारी तराजू का बैलेंस बना रहे। तराजू ना तो इधर झुके ना इधर झुके, हमें ईमानदार बढ़िया बनना है, हमें कुछ नहीं करना। क्लियर। तो उसके लिए जितना उसका बाई चांस मेरे दिमाग में आया कि कहीं सीधा सीधा सवाल आ जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है, या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, 2 नंबर में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 3-4 पॉइंट होने चाहिए, वही मैंने आपके सामने लिखे, या फिर 1 नंबर में सीधा आ जाए। हालांकि 9th में आप पढ़ चुके हो, पढ़ा है नहीं, याद है या नहीं पता नहीं, पर है 9th में, शायद 3rd चैप्टर में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैं बता चुका हूँ आपको। ये जो नियम है जिसको हम बुलाते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नियम भाई साहब हमारा 1789 ईस्वी में एंटनी लेवोजियर नाम के वैज्ञानिक ने हमें दिया था, प्रतिपादन किया था, ठीक है। वही मैंने लिखा है एंटनी लेवोजियर। हिंदी में इनके नाम थोड़े कई बार अलग अलग मिल जाते हैं, कई जगह पे लेवोशियर मिल जाएगा, कई जगह पे लेवोजियर मिल जाएगा। तो इन्होंने कब की थी, 1789 में इसको प्रतिपादन किया था। इसका मतलब क्या है, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो विनाश होना चाहिए ना ही सृजन होना चाहिए, ना तो निर्माण हो ना विनाश हो, सिर्फ वो रहेगा तो नियत। तो ये है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर। सेकंड पॉइंट, भौतिक, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों की भौतिक अवस्था, उसके रासायनिक सूत्र, उसके भी अलावा परमाणुओं की संख्या आदि सभी की जानकारी मिलती है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया की जो परिस्थिति होंगी, कंडीशंस होंगी, जो उसकी चाहत होंगी, उसको गुलू गुलू करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के होने के लिए, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिल जाती है। तो ये है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, या फिर बोले तो क्वेश्चन आ जाए रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, समझाइए। तो ये लिया, समझा, नोट कर लो जल्दी। अब करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को ट्राई। हाँ जी, तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, केमिकल रिएक्शन को, उसको संतुलित करना, उसको बैलेंस करना क्यों आवश्यक है। बाई चांस सीधे सीधे 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि रासायनिक अभिक्रिया को क्यों संतुलित करते हैं अथवा क्यों बैलेंस करते हैं, उस पर टिप्पणी कीजिए, या फिर उसका संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है तो आपके पास 3-4 पॉइंट अच्छे से हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्लियर। उसके बाद सेकंड उसमें से जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में से, वो है कि 2 या 3 नंबर का आता है कि निम्न अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो उसके लिए जो हमारी विधि है वो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल विधि जिसको बोलते हैं। इसमें 5 से 6 स्टेप हैं, उनके थ्रू हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करते, संतुलित करते हैं। अगर 3 नंबर में 2 नंबर में आता है संतुलित करना, तो हम सिंपली इसी मेथड से सारे स्टेपों को लिखते हुए बैलेंस करेंगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है।
उसके बाद हम दो एग्जाम्पल ऐसे विधि से देखेंगे। उसके बाद कई बार क्या होता है कि एक एक नंबर में आ जाता है कि निम्न क्रियाओं को संतुलित कीजिए, तो एक नंबर में हम पूरे स्टेप बाय पूरी कहानी तो लिखेंगे नहीं, उसके लिए सीधा सीधा हमें संतुलित करना आना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया में हमने तत्व देखे, उनके परमाणु संख्या देखी और उसी हिसाब से गुणागणित भाग करके हमने सीधा सीधा क्रिया को बैलेंस कर दिया, तो वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पूरी की पूरी वीडियो हम रासायनिक संतुलित कर लेंगे, जो जितनी हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको कैसे बैलेंस करना है, अगर ज़्यादा नंबर में आती है तो कैसे करना है, कम नंबर में आती है तो कैसे करना है। तो अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से इस रिएक्शन को करने वाले हैं, जिसमें क्या कह रहा है ये Fe प्लस H2O देता क्या है Fe3O4 प्लस H2। सिंपली बताऊं, ये लोहा हो गया भाई, ये हमारे जो वातावरण की जल वाष्प है उसमें नमी है उससे क्रिया करेगा और फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। फेरिक क्योंकि यहाँ पे जो Fe है उसकी वैलेंसी कितनी है 4 और यहाँ पे और इसकी ऑक्सीजन की कितनी, तो एक बार ध्यान रखना, तो Fe3O4 और साथ में क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस। इतनी बात के लिए ठीक है। तो हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है, स्टेप 1 में सबसे पहले हमें जितने भी अणु या परमाणु हैं उन पे एक ब्लॉक बना लेना है। ब्लॉक बना लिया, बक्से बना लिए, बॉक्स बना लिए। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है कि अभिकारक व उत्पाद दोनों के दोनों साइड LHS व RHS दोनों साइडों में जितने भी तत्व हैं उनकी परमाणु संख्या का कंपैरिजन करना, उनकी तुलना करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, तत्व का नाम, फिर हम देखेंगे कि अभिकारक या LHS साइड में परमाणु संख्या, अभिकारक साइड में परमाणु की संख्या कौन सी साइड है LHS, या फिर और तीसरा उत्पाद या RHS साइड में परमाणु संख्या। ठीक है जी, हमारे कितने तत्व हैं यहाँ पे, एक Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उधर भी वही है। तो हम सबसे पहले तीनों के तीनों तत्वों का नाम लिख लेंगे, Fe, H और O। अब कंपेरिजन करेंगे। Fe के LHS साइड में कितने परमाणु भैया, 1, लेकिन उधर कितने परमाणु हैं 3, तो हम लिख देंगे इधर कितना 1, उधर कितना 3। ऐसे H का देखेंगे, H LHS साइड में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, उधर भी 2 हाइड्रोजन, तो हमारा हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है। तीसरा हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने परमाणु भैया 1, उधर कितने परमाणु 4, इधर 1 इधर 4। इतना मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट, हमें ये पता चल गया कि कौन से तत्व के कितने कितने परमाणु हैं LHS व RHS साइड में, इनकी हमने तुलना कर ली। अब हमारा थर्ड स्टेप है कि जिस तत्व के सबसे ज़्यादा परमाणु हैं उस तत्व को बैलेंस करो सबसे पहले और कहानी खत्म। सबसे ज़्यादा परमाणु किसके, ऑक्सीजन के, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो हमारे ऑक्सीजन परमाणु उत्पाद साइड में कितने 4, लेकिन यहाँ पे कितना 1, तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे सिंपल मेथड कि जितने परमाणु को बैलेंस करने के लिए जो मिनिमम संख्या हो, सबसे छोटा गुणांक हो, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड में जहाँ पे कम हो। तो हमारा पहला थर्ड स्टेप क्या हो गया, स्टेप 3 लिखना पड़ता है ऐसे इसमें कि हम जानते हैं उत्पाद साइड में ऑक्सीजन के 4 परमाणु, जबकि अभिकारक साइड में 1 परमाणु है, तो अभिकारक साइड में 3 का मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा जवाब, Fe तो हमें हाथ नहीं लगाना, Fe का तो हम Fe ही लिख देंगे। हमने क्या किया, इसमें बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को इधर की तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4H2O हो गया जी। बाकी के को सेम टू सेम लिख देंगे, Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा बैलेंस हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा ऑक्सीजन परमाणु बढ़िया तरह से बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। इधर हाइड्रोजन कितनी होगी 4 दूनी 8, जबकि उधर रहेगी 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस कैसे करेंगे,
तो स्टेप हमारा हो गया 4। इधर कितनी हाइड्रोजन 8, उधर कितनी 2, तो उधर की साइड में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 को तो हम सेम ही लिख देंगे, Fe3O4 प्लस कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, तो 4H2। अब हम देखिए हमारी ऑक्सीजन पहले से बैलेंस थी 4 4, अब हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब एकमात्र कौन सा तत्व बचा हमारा Fe, ठीक है। अब Fe को बैलेंस करेंगे। Fe को बैलेंस करने के लिए देखिए इधर एक परमाणु है, बल्कि इधर की साइड में कितने परमाणु हैं 3 परमाणु। तो इसको बैलेंस करने के लिए वही सबसे छोटी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे जिधर कम है कि हमारा बैलेंस हो जाए। तो इधर 3 है तो हम सीधा 5वें स्टेप में क्या करेंगे, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 हो गई हमारी बैलेंस। अब कहेंगे आप सर चेक तो करा दो। चेक करने का सीधा सा मेथड Fe H और O। देखिए भाई Fe कितनी होगी हमारे यहाँ 3, इधर की साइड में भी 3, तो 3 बराबर 3। H परमाणु देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, दोनों के दोनों बराबर, 8 बराबर 8। ऑक्सीजन परमाणु देखिए 4 और इधर भी 4, ऑक्सीजन परमाणु भी 4। तो यही तो हमारे लावेशियर साहब कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम में, जो भी हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, रूल ऑफ मास कंजर्वेशन, वो क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होना चाहिए यानी निर्माण नहीं होना चाहिए और न ही विनाश होना चाहिए। अब जब हमारे परमाणुओं की संख्या हमारी सेम आ गई तो इनकी द्रव्यमान संख्या भी सेम होगी। LHS साइड में जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उस तत्व के RH साइड में हैं, उत्पाद साइड में, तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होगी बैलेंस। चेक हो गया, इतना काम कंप्लीट। अब एक मात्र लास्ट स्टेप और छोटा सा, जो कि क्या है कहता है, जो कहता है कि जितने भी आपने अभिकारक व उत्पाद साइड में हमारे अणु व परमाणु हैं, तत्व हैं, उनकी फिजिकल स्टेट, उनकी भौतिक अवस्था को शॉर्ट में कोष्ठक में लिख दीजिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जितनी भी सॉलिड स्टेट में अणु हो परमाणु हो उनके आगे कोष्ठक में क्या करेंगे हम स्मॉल s लिख देंगे। लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में जितने भी तत्व परमाणु अणु होंगे उनके आगे कोष्ठक में L लिख देंगे, और जितनी भी गैसेज होंगी, गैस होंगी, उनके आगे कोष्ठक में स्मॉल g लिख देंगे। और अगर चौथी अवस्था क्या है कि अगर वो जल में घुली हुई प्राप्त हुई है उस अभिक्रिया के दौरान, जलीय अवस्था में प्राप्त हुआ है, जल को क्या कहते हैं एक्वस, तो एक्वस स्टेट में जलीय अवस्था में कोष्ठक में हम क्या लिखेंगे भैया, छोटा AQ एक्वस। इतनी बात क्लियर, तो लिख दीजिए। करना क्या भी है हमारे Fe को हम जानते हैं लोहा सॉलिड फॉर्म में होता है, तो 3Fe कोष्ठक में S प्लस 4H2O। हम जानते हैं कि जल वैसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है, लेकिन इस रिएक्शन में जो हमारा लोहा है वो वायुमंडल में, वायु में उपस्थित नमी को एब्जॉर्ब कर रहा है, नमी से क्रिया कर रहा है, तो जलवाष्प से क्रिया कर रहा है। जलवाष्प कैसी स्टेट में होती है, गैसीय स्टेट में होती है। तो इसके पीछे क्या लिखेंगे हम, G गिव्स Fe3O4। हम जानते हैं Fe3O4 जो जंग है वो सॉलिड स्टेट में होती है। और क्या बचा लास्ट में, H2 हाइड्रोजन गैस कितनी है 4H2, और गैस तो भैया गैस ही है। इतनी सिद्धम हमारा रिएक्शन हो गई बैलेंस। लेबोशियर साहब भी आपसे खुश कि इन्होंने मेरे नियम की पालना कर दी, और हमारे 3 नंबर कटाक क्लियर। तो हमारा 3 नंबर पाने का सीधा मेथड अगर आता है कि इस अभिक्रिया को हिट एंड ट्रायल मेथड से संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए, तो उसमें हम कितने स्टेप करेंगे, 6 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले जितने भी अणु थे, यौगिक थे, उन पे एक ब्लॉक बना दिया।
सेकंड स्टेप में हमने जितने भी हमारे तत्व हैं अलग अलग RHS LHS उत्पाद व अभिकारक साइड में, उनकी कंपैरिजन करेंगे, उनकी तुलना करेंगे। क्लियर? जैसे यहाँ पे Fe का किया, H का किया, O का किया। थर्ड स्टेप, जिस तत्व के सबसे ज़्यादा परमाणु हों, जिस तत्व के सबसे ज़्यादा परमाणु हों उस तत्व को सबसे मिनिमम उचित गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड में बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 परमाणु उत्पाद साइड में थे, लेकिन अभिकारक साइड में 1 था, तो हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन का सिस्टम गड़बड़ हो गया, तो हाइड्रोजन हमारे इधर 8 हो गए थे, उधर बस 2 थे, तो उधर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। और नेक्स्ट स्टेप में हमारी बची एकमात्र Fe लोहा, उसको बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। फिर हमने उसको चेक कर लिया। चेक करने के बाद लास्ट स्टेप क्या कहता है हमारा, कि जितने भी यौगिक हैं, तत्व हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, उनकी फिजिकल स्टेट, उनकी भौतिक अवस्था को शॉर्ट में कोष्टक में लिख दीजिए। ये भी तो जानकारी हमें मिलती है संतुलित रासायनिक प्रक्रिया से, तो उसके लिए हमने उनकी फिजिकल स्टेट लिख दी और हो गया हमारा काम तमाम, काम कंप्लीट। तो ध्यान से एक बार देखिए और एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट में करना सीखेंगे कि एक नंबर में आ जाए कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, तो सटाक से कैसे करेंगे। 1 मिनट, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो हमारी हिट एंड ट्रायल मेथड से हम रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक प्रक्रिया को बैलेंस करना सीख रहे थे, ठीक है जी। तो उस दिशा में सेकंड जो एग्जांपल है हमारा वो है क्या, Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। हिंदी में समझाऊं, सोडियम, जो सोडियम धातु हमारी, ऐसी धातु जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, वो धातु जब जल देवता के साथ मिलती है, अवक्रिया करती है, गुल्लू गुल्लू करती है, तो क्या बनाती है, NaOH, एक क्षार बनाती है। विस्फोटक अभिक्रिया है, जल के साथ जैसे कांटेक्ट में आती है सोडियम, ब्लास्ट होता है, तो विस्फोटक अभिक्रिया होती है। उसके बाद क्या बनाती है, क्षार बनाती है, सोडियम क्षार NaOH, साथ में हाइड्रोजन गैस फूंक फूंक करके निकलती है। तो हमारा विधि विधान से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको संतुलित करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड हमारा क्या कहता है, सर्वप्रथम भैया जितने भी यौगिक हों, अणु हों, उन पर क्या कर लीजिए, उन पर ब्लॉक बना लीजिए। ब्लॉक बना दिए भैया, बन गए ब्लॉक। ब्लॉक बनाने के बाद सेकंड स्टेप क्या कहता है हमारा, कि जितने भी तत्व हैं उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना करनी है LHS और RHS साइड। उसके लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक तरफ लिखेंगे भैया सारे तत्व, उनमें फिर करेंगे हम कंपैरिजन, कहाँ कहाँ, अभिकारक है, अभिकारक व उत्पाद साइड में, LHS और RHS साइड में। कितने तत्व हैं हमारे भैया, तो गब्बर यहाँ पे एक Na है, H हाइड्रोजन है और O ऑक्सीजन है। कितने तत्व हैं भैया, सोडियम Na है, हाइड्रोजन H है, ऑक्सीजन O है। अब इनकी परमाणु संख्या देखेंगे, होय होय, LHS साइड में एक Na और RHS साइड में भी एक Na, तो ये तो भैया पहले से ही बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जी जल देवता में 2, इधर 1 और इधर 2, यानी कि LHS साइड में तो 2 हाइड्रोजन है भाई साहब, और RHS साइड में 3 हाइड्रोजन हैं। O ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब सबसे ज्यादा थर्ड स्टेप क्या कहता है हमारा, कि जिस तत्व के सबसे ज्यादा परमाणु हों उसको सबसे पहले पकड़िए और संतुलित कीजिए। संतुलित करने की विधि कुछ नहीं, जितने कम हैं उसको बैलेंस करने के लिए सबसे मिनिमम संख्या का गुणा कर दीजिए दूसरी साइड में। तो हमारे जो हाइड्रोजन है, इधर कितना, 1 और 2 3, इधर कितना 2। अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4, लेकिन उधर रह गए 3, तो मुझे साथ में यहाँ पे 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि 2 और 2 4 इधर हो जाए और 4 इधर हो जाए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हम करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करना है, कि Na तो है ही है, साथ में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे H2O में। अब क्या बचा यहाँ पे, NaOH प्लस H2 गैस। इतनी बात क्लियर। तो अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होगी, 2 2 4, लेकिन इधर रह गए वही 3 के 3। तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है
अगर मैं यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन हो गई, 2 और 2 4, इधर कितने हो, 2 दूनी 4। तो हमारा हाइड्रोजन तो हो गया भैया बैलेंस्ड। अब सेकंड नंबर पकड़ लीजिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए भाई साहब, यहाँ पे कितनी है, 2 और यहाँ पे भी भैया 2। तो लो, एक ही बार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की दोनों हो गई हमारी बैलेंस्ड, संतुलित। अब क्या बचा, Na, ना। तो यहाँ कितने Na हैं, सोडियम है 2 परमाणु, यहाँ 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप में सीधा उठाएंगे और Na को बैलेंस करना है। Na को बैलेंस करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया Na में, बाकी के को सेम टू सेम उतार देंगे, 2NaOH प्लस H2। ये तो भैया जल्दी से होगी। अब हमें भरोसा है नहीं, हुई है, तो उसके लिए करेंगे फिर से कंपैरिजन। क्या क्या तत्व हैं, Na है, H है और O है। Na कितने हो गए भैया, यहाँ पे 2, इधर भी 2, वाह, 2 बराबर 2। H देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 और 2 4, वाह, 4 बराबर 4। ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे 2 भैया, 1 तो यहाँ पे भी भैया 2। तो भैया लावोसिए साहब की आत्मा आपसे बड़ी प्रसन्न हुई होगी कि मेरे बच्चे ने कर दिया द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालना। अब जितने भी तत्वों के परमाणु यहाँ हमने अभिक्रिया में डाले हैं, उतने ही उस तत्व के परमाणु हमने फल के रूप में प्राप्त किए हैं। यानी कि रिएक्शन में उस तत्व के जितने परमाणु भाग लेते हैं उतने ही बनने चाहिए। द्रव्यमान का न तो तो निर्माण होना चाहिए, नहीं विनाश होना चाहिए, नहीं हो रहा भैया, बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या, जितने भी तत्व परमाणु अणु यौगिक हैं उनकी फिजिकल स्टेट, उनकी भौतिक अवस्था लिखनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, Na को हम जानते हैं भाई साहब कैसे में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है, प्लस H2O जल देवता, कितने 2H2O, कैसी फॉर्म में रहता है भाई साहब, लिक्विड फॉर्म में रहता है, गिव्स 2NaOH, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। आप चाहो तो एक्वस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर लिक्विड भी लिख सकते हो, ठीक है। फूं करके क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस तो गैस है ही है जी। इति सिद्धम, हो गया हमारा रिएक्शन संतुलित हिट एंड ट्रायल मेथड से, और आपके 3 नंबर पक्के। लिखेंगे ऐसे ही स्टेप 1, सारे के सारे अणु व यौगिकों पर बॉक्स बनाने पर बॉक्स बना दिए। सेकंड स्टेप में सभी तत्वों का अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणु की संख्या की तुलना करने पर ये वाली टेबल बना दी। फिर नेक्स्ट स्टेप कि सबसे ज्यादा परमाणु यानी कि हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए LHS साइड में 2 का मल्टीप्लाई करने पर, वह RHS साइड में है NOH में 2 का मल्टीप्लाई करने पर। तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बैलेंस हो गए, बचा क्या Na। फिर नेक्स्ट स्टेप में सोडियम को बैलेंस करने के लिए LHS साइड में 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये भी बैलेंस हो गया। फिर एक बार परमाणु संख्या को गिन दो, गिनने के बाद श्योर हो गए कि बैलेंस हो गई हमारी रिएक्शन। उसके बाद सिंपल उनकी फिजिकल स्टेट, उनकी भौतिक अवस्था को लिख दीजिए। फिर जल्दी नोट करो। अब हम देखेंगे कि जल्दी से जल्दी कैसे करते हैं अभिक्रिया को संतुलित, यानी कि अगर हम मिनटों के हिसाब से रिएक्शन करें तो कैसे करें। हाँ जी, तो चलिए अब हम जल्दी से, अगर आपके सामने 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, तो 1 नंबर में कैसे करेंगे, यानी देखते ही दिमाग में ही गुणा भाग लगा करके कैसे करें। तो पहला एग्जांपल है हमारा, महात्मा गांधी ऑक्सीजन ले रहे हैं और MgO निकाल रहे हैं। तो क्या है, Mg + O2 = MgO, क्लियर। तो हम जानते हैं, दिमाग में देखेंगे, महात्मा गांधी इधर बस 1 बार हैं, इधर भी 1 बार हैं, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ऑक्सीजन बराबर हो गई, लेकिन महात्मा गांधी इधर 2 हो गए, इधर 1 रह गया, तो मुझे इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि क्या करना है मुझे, महात्मा गांधी यहाँ 2 हैं ऑलरेडी,
इधर एक, सॉरी इधर एक है इधर एक है, लेकिन ऑक्सीजन परमाणु मेरे यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। तो 2 ऑक्सीजन हो गए मेरे, 2 इधर ऑक्सीजन हो गई, तो ये तो हो गया हमारा संतुलित। लेकिन गड़बड़ हो गया हमारे महात्मा गांधी का सिस्टम, इधर 2 रह गए और हो गया, इधर 1 ही रह गया। तो हम OT को तो सेम टू सेम उतार देंगे और महात्मा गांधी के साथ भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। गिन लीजिए, 2 महात्मा गांधी इधर, 2 महात्मा गांधी इधर, ऑक्सीजन कितनी, 2 इधर, 1 और 1, 2 इधर, हो गई ना 1 सेकेंड में। ऐसे अब इधर वाला ये क्या कहता है कि सिल्वर क्लोराइड, ये मतलब धूप के कांटेक्ट में जब आता है ना, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, अपने घटकों में टूट जाता है, बट जाता है। यानी कि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर अलग, क्लोराइड क्लोरीन अलग, क्लियर। तो AgCl में जब टूटता है प्रकाश की उपस्थिति में तो सिल्वर बनती है और क्लोरीन गैस निकलती है, ठीक है। इसको संतुलित करते हैं भैया, इधर चांदी 1, सिल्वर 1, इधर भी 1, लेकिन जो Cl है वो इधर 1 है और इधर 2 है। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर की साइड में कर दूं, मैंने कर दिया 2AgCl, तो मेरे Cl संतुलित हो गए कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो गए, गिव्स। लेकिन अब हमारे सिल्वर देवता का सिस्टम बिगड़ गया, इधर 2 हो गए इधर 1 हो गए, तो मुझे इधर भी Ag में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, प्लस Cl2 एक बार अब चेक कर लेते हैं। सिल्वर इधर 2 परमाणु, इधर 2 परमाणु, Cl के 2 परमाणु इधर, 2 परमाणु इधर, हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। कितने सेकंड लगे। थर्ड एग्जाम्पल इधर ये रहा, ये कहता है कि जब हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल HCl बनाती है, ठीक है जी। देखो इधर हाइड्रोजन के 2 परमाणु, इधर 1, इधर क्लोरीन के 2 परमाणु, लेकिन इधर 1, तो सिंपल सी बात है, इधर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो हम लिख देंगे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा भैया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। करिए दिमाग लगाइए, इधर कॉपर 1, इधर 1, लेकिन इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इधर सिर्फ 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, इधर भी 2 हो गई, इधर भी 2 हो गई, लेकिन Cu का सिस्टम बिगड़ रहा है, इधर 2 है इधर 1 है, तो इधर भी मैं सीधा सीधा 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए 2 मल्टीप्लाई किया किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, CuO में, हो गया। तो ऑक्सीजन तो हो गई सही, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, कॉपर का सिस्टम बिगड़ रहा है तो कॉपर में मैं 2 का मल्टीप्लाई और कर देता हूँ, बाकी के को सेम टू सेम लिख देता हूँ, हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। देखिए 2 कॉपर इधर 2 कॉपर इधर, ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर 2 परमाणु इधर, हो गए भैया बैलेंस। नेक्स्ट क्या है कि सोडियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। इधर Na का 1 परमाणु लेकिन इधर 2 परमाणु, ऑक्सीजन के इधर 2 परमाणु लेकिन इधर 1 परमाणु। तो मुझे इतना तो गणित आ रहा है कि ऑक्सीजन को गणित करने के लिए, बराबर करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, इधर 2, लेकिन अब सोडियम कितने हो गए भैया, 2 दूनी 4, इधर मात्र 1। तो मैंने क्या किया, सोडियम जो ऑक्सीजन था वो इधर मेरा 2 परमाणु थे, इधर 1 था, तो मैंने सबसे पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया सोडियम ऑक्साइड में, तो मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2, इधर भी 2, तो ऑक्सीजन का खेल खत्म। अब बची क्या, सोडियम, मतलब हमारा जो Na है वो, उसको बैलेंस करने के लिए O2 को तो मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा यहाँ पे। अब सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 दूनी 4, इधर मात्र 1 है, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो हो गई मेरी बैलेंस रिएक्शन।
देखिए सोडियम इधर 4, इधर 2 दूनी 4, इधर ऑक्सीजन कितनी 2, उधर भी 2, हो गई बैलेंस रिएक्शन। ये होता है जब एक नंबर में क्वेश्चन आए तो हम उनको दिमाग में ही गुणा भाग करेंगे और सारे के सारे तत्वों के परमाणुओं को उत्पाद व अभिकारक साइड में हम दोनों को बराबर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इतनी बात कर लिया। 2 एग्जाम्पल देखे हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से, पूरे रीति रिवाज से, पूरे रीति रिवाज के साथ पूरे स्टेप बाय चले थे हम। लेकिन अब हम जब एक नंबर की बात है तो रीति रिवाज से थोड़ी चलेंगे, बस हमारा काम होना चाहिए अक्षय कुमार जी वाला, बस पानी निकलना चाहिए, अपने को क्या, तो बस हमें नंबर आने चाहिए, अपने को क्या। तो एक नंबर का आता है तो हम सीधा सीधा ऐसे करेंगे, और अगर 3 नंबर में आता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पूरा करेंगे। इतनी बात क्लियर। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उनको कीजिए और कमेंट में उनका आंसर पोस्ट कीजिए, मुझे पिन कीजिए। अगर नहीं होता है तो भी कमेंट में पिन कीजिए, मैं उनको फिर से करा के आपको शॉर्ट बना दूंगा या वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तब तक इसको नोट कीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल लिख के ख़त्म करता हूँ। तो ये कुछ रिएक्शंस, कुछ क्या 3 रिएक्शंस हैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। तीनों एग्जाम्पल्स को हिट एंड ट्रायल मेथड से पूरे रीति रिवाज के साथ सॉल्व कीजिए। फिर एक बार डायरेक्ट भी करने की कोशिश कीजिए कि डायरेक्ट में आ जाए तो कैसे करोगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट कीजिए, पिन कीजिए, और होता है तो आंसर पिन कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक और फरमाइश आपसे, कृपया अपने ग्रुप में, अपने नाते रिश्तेदारी में, अपने भाईचारे में, आस पड़ोस में जितना हो सके शेयर कीजिए। जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, उनको हमारे प्लेटफॉर्म पर लाइए कि सर कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार आके देखिए, पसंद आएगी तो फिर हमारे जुड़ी जाने हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत ही नहीं। थैंक यू। एक बार इनको जरूर कीजिए। Subscribe now and press the bell icon.